नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 31 जुलाई 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। चूंकि आज सैटरडे है तो 4 आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अनफॉर्चुनेटली इन 4 आर्टिकल्स में बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। 2 न्यूज तो देखिए पूरी तरीके से रिपीटेड है, बट फिर भी चलिए उन 2 न्यूज का आपके लिए रिवीजन सा हो जाएगा। और आप कह लो कि जो बची हुई 2 न्यूज है उसमें आरएसएस के मोहन भागवत साहब ने क्या बोला है इसके बारे में बात करेंगे। पहला जो आर्टिकल है यहाँ पे, विजुअलाइजिंग द हिमालय विद अदर कोऑर्डिनेट्स, ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा। यहाँ पे जो ऑथर हैं आपके, ऑथर हैं इसके स्वतः सिद्ध सरकार, प्रोफेसर और डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में। भाई क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो इन्होंने इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बहुत ज्यादा फिलॉसफी घुसेड़ दी है, और फिलॉसफी घुसेड़ने के बाद वो कह रहे हैं कि जियो सिक्योरिटी के टर्म्स में, जियो पॉलिटिकल के टर्म्स में आप ज्यादा हिमालयस को मत सोचो। चलिए यहां तक भी इनकी बात समझ में आई, लेकिन बहुत ही आप कह लो कि अनरियलिस्टिक से व्यू पॉइंट यहां पे ये पर्टिकुलर ऑथर दे रहे हैं। जैसे कि इनका व्यू पॉइंट ये है कि इंडिया साइनोफोबिया, मतलब चाइना जो एग्रेशन कर रहा है हिमालयास में, हमारे लद्दाख रीजन में, पाकिस्तान जो एग्रेशन करता है, उसके कंटेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। पहले कॉलोनियल समय में जब इंग्लैंड यहाँ पे राज करता था तो इंग्लैंड को डर लगता था कि अफगानिस्तान के रास्ते हिमालयस को क्रॉस करते हुए कहीं ये रशियंस इंडिया में ना घुस आए। तो ओवरऑल इनका ये बोलना है सरकार साहब का, स्वतः सिद्ध सरकार साहब का, कि भाई जब भी हिमालय की पॉलिसी डिसाइड की गई है, जियो सिक्योरिटी टर्म्स में डिसाइड की गई है, जियो पॉलिटिकल टर्म्स में डिसाइड की गई है, ये बिल्कुल गलत है। इन टर्म्स में डिसाइड नहीं करनी चाहिए। फिर ये कह रहे हैं कि नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, ये जितनी अलग अलग कंट्रीज हैं, ये अपने अपने हिमालयन रीजन के बारे में सोचते हैं। जैसे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने हिमालयन इकोसिस्टम के लिए अपना खुद का एक प्रोग्राम चलाया, जिसको बोला गया, आप कह सकते हो, द नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करता है। लेकिन ये सारे के सारे प्रोग्राम ही ये साइलोज में काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल हिमालयन रीजन का ये डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। प्लस हिमालयन रीजन को केवल पॉलिटिकल कंटेक्स्ट नहीं, कल्चरल कंटेक्स्ट के साथ देखने की जरूरत है। लेकिन ये जो व्यू पॉइंट यहाँ पे सरकार साहब दे रहे हैं, ये चलने वाले नहीं है। क्योंकि जब 5 अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व है, एक कंट्री के अंदर आप सारी कम्युनिटीज को एक बात पे राजी कर लो, वही अपने आप में मुश्किल होता है। यहाँ 5 अलग अलग कंट्रीज अपने अपने इलाके में अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। उसमें भी कुछ आर्च राइवल हैं। पाकिस्तान चाइना मिलके इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इंडिया की पाकिस्तान से नहीं बनती, चाइना के साथ नहीं बन रही, कभी कभी चाइना पाकिस्तान में भी रिफ्ट हो जाती है। तो इतनी प्रॉब्लम्स के बीच में आप हिमालय को एक एंटिटी मान के ये कोशिश करो कि उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ये देखिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इंडिया अपने ज्योग्राफिकल बैरियर्स तो बचाएगा ही ना चाइना और पाकिस्तान के अग्रेशन के अगेंस्ट। तो ये जो व्यू पॉइंट यहाँ पे सरकार साहब ने दिया इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, देखिए सीधी बात है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं। दूसरी बात, बहुत अनरियलिस्टिक सा व्यू पॉइंट लगा। तीसरी बात, जो एक कंटेक्स्ट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का है यहाँ पे सरकार साहब को, वो बिल्कुल सही है कि ठीक है भाई, हिमालय एक नेचुरल इकोसिस्टम है, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। बट प्रोटेक्ट करने के लिए जो व्यू पॉइंट बताया, वो व्यू पॉइंट बिल्कुल अनफीजिबल है। क्योंकि चाइना पाकिस्तान जैसी पावर्स जब हमारे बगल में हो तो इस व्यू पॉइंट से हम चल नहीं सकते। इस व्यू पॉइंट से नेहरू साहब चले थे और उसके चलते अक्सई चीन हमारे हाथ से निकल गया। तो भाई हमें बहुत प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत जियोपॉलिटिकल तरीके से सोचना पड़ेगा अगर चाइना जैसी कंट्रीज के साथ डील करना है। तो सरकार साहब के पॉइंट यहाँ पे चल नहीं पाएंगे कि बहुत हिसाब से देख के चलो, इस हिमालयन रीजन को एक एंटिटी मान के चलो। ऐसे मानने लगे तो लद्दाख भी हाथ से निकल जाएगा, मुझे ऐसा व्यू पॉइंट लगा। इसलिए इस आर्टिकल को आप इग्नोर करो, विजुअलाइजिंग हिमालयाज वाला। सेकेंड आर्टिकल है हिंदू मुस्लिम डायलॉग विदाउट कंडीशंस। ए फैजुर रहमान साहब ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है। यहाँ पे रिसेंटली जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सचिव हैं, मतलब जो हेड है, मोहन भागवत साहब, इन्होंने एक स्पीच दी और इस स्पीच में इन्होंने हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है, उस डिस्ट्रस्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि भाई देखिए, चाहे हिंदूज हो चाहे मुस्लिम्स हो जो कि इंडिया में रहते हैं, इनका सेम डीएनए है। पिछले जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन एंसेस्टर्स का डीएनए ही हमने संभाला है। देखिए, जो भी इस्लाम धर्म के आक्रमणकारी इंडिया के अंदर आए, उन्होंने लोगों का कन्वर्जन कराया एक बड़ी क्वांटिटी में। तो आज की डेट में जो मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं, जो हिंदूज इंडिया में रहते हैं, वो शांति से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये मोहन भागवत साहब ने कहा है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। चूंकि आप कह सकते हो कि आरएसएस भी एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आप उसको ला सकते हो बहुत सारे लोगों की डेफिनेशन के हिसाब से। और अगर उसका चीफ हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में बातचीत करके चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब, अच्छा एक और बात बोली यहाँ पे मोहन भागवत साहब ने कि भाई वो हिंदू मॉब्स जो कि गौ हत्या के नाम पे मुस्लिम्स की लिंचिंग करते हैं, वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट तो काम कर ही रहे हैं, हिंदुत्व के भी अगेंस्ट काम कर रहे हैं।
तो कुछ बातें यहाँ पे मोहन भागवत साहब ने ऐसी बोली हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ फोर्थ कमिंग है, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में थोड़ा पीस स्थापित करने की बात करती हैं। लेकिन ऑब्वियसली बट जब यहाँ पे इस बात के अगेंस्ट अपोजिशन आया तो मुस्लिम लीडर्स का जो अपोजिशन था वो कुछ इस प्रकार का था कि ये तो रेटोरिक है, ये तो मतलब कहते हैं ना कि पेरेस्ट्रॉयका लाने की बात कर रहे हैं, मतलब मजाक सा उड़ाया जा रहा था यहाँ पे मोहन भागवत साहब का। तो ये जो फैजुर रहमान साहब हैं, इन्होंने क्या व्यू पॉइंट दिया है। फैजुर रहमान साहब सेक्रेटरी जनरल हैं इस्लामिक फोरम फॉर द प्रमोशन ऑफ मॉडरेट थॉट के। फैजुर रहमान साहब का बोलना है कि भाई देखिए, अलग अलग मुस्लिम लीडर्स इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के हिसाब से मोहन भागवत के स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि जो बेसिक आप कह सकते हो प्रीमाइस है क्रिटिसाइज करने का, उस प्रीमाइस के हिसाब से क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा। फैजुर रहमान साहब का यह बोलना है कि मोहन भागवत साहब की स्पीच को अगर क्रिटिसाइज करना है तो उसके ओवरऑल कंटेक्स्ट, कंसोलिडेटेड कंटेक्स्ट को समझने की जरूरत है। वो कंटेक्स्ट क्या है, क्या बोल रहे हैं फैजुर रहमान साहब, उसको हम देख लेंगे। देखिए, अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ज्यादा आर्टिकल भी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कस कर लो, तो यार इंडियन एक्सप्रेस में तो रिपीटेड ही आर्टिकल्स है ना, वही करंट अफेयर्स की न्यूज है, कोई नया करंट अफेयर्स तो पैदा नहीं होगा इंडियन एक्सप्रेस में। प्लस में बहुत सारे अलग अलग करंट अफेयर्स के टॉपिक आपके साथ वैसे ही डिस्कस करता रहता हूँ। तो करंट अफेयर्स होलिस्टिक चल रही है, इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि द हिंदू के साथ द इंडियन एक्सप्रेस भी कर लेंगे तो एक्स्ट्रा फायदा हो जाएगा, तो कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होने वाला, मैं आपको बता दूं। यूपीएससी की तैयारी में एक बात हमेशा याद रखना, ज्यादा पढ़ने के पीछे भागोगे तो हमेशा नीचे गिरोगे। तीसरी चीज पे आ जाते हैं, तीसरे आर्टिकल पे, पैच वर्क प्रोग्रेस, मूव टू हेस्टन इंश्योर्ड बैंक डिपॉजिट्स रीपेमेंट। देखिए यहाँ पे जो कल ही मैंने आपके साथ एक न्यूज डिस्कस की थी जहां पे मैंने बताया था कि 1961 का ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का लॉ है ना, इसको अमेंड करने की यहां पे बात की जा रही है। और अमेंडमेंट के थ्रू करने की क्या कोशिश की जा रही है, तो भाई एक बार एक बैंक से विड्रॉवल के ऊपर आपने मॉरिटोरियम लगा दिया तो 90 दिन के अंदर आप लोगों के क्लेम्स प्रोसेस कर दो, जो कि डीआईसी जीसी के अंदर प्रोसेस करने चाहिए। कुछ साल पहले अमेंडमेंट करके जितना भी आपने डिपॉजिट किया एक पर्टिकुलर बैंक के अंदर 5 लाख रुपए का अमाउंट इंश्योर्ड है, तो ये 5 लाख रुपए का अमाउंट 90 दिन के अंदर लोगों को मिल जाना चाहिए अगर आरबीआई ने किसी बैंक से विड्रॉवल के ऊपर कर्व लगा रखे। इसी के लिए यहां पे बिल लाया जा रहा है। ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब बातें इस आर्टिकल में बताई जा रही है। और नेक्स्ट आर्टिकल भाई, जो केरला की एलडीएफ की अभी रूलिंग सरकार है, जब ये अपोजिशन में थी तो उस समय पे 2015 में इन्होंने काफी तरखाट मचाया था, चीजें तोड़ी ताड़ी थी जब फाइनेंस बजट पेश हो रहा था केरला लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट के व्यू पॉइंट को यहां पे डेसिफर किया गया है। जनरल एजुकेशन मिनिस्टर वी सिवन कुट्टी के रिजाइन करने की बात की जा रही है, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले हमको ज्वाइन किया है कंचन राणा ने, फिर न्यू शाइन क्लासेस ने हमको ज्वाइन किया है, अंगिता चौधरी ने हमको ज्वाइन किया है, धीमन मंडल ने हमको ज्वाइन किया है, प्रकाश ओझा ने हमको ज्वाइन किया। प्रकाश ओझा का ये सेकंड मंथ है एज अ मेंबर। प्रकाश ओझा, वेरी वेरी वेलकम टू दिस चैनल। फिर नीलुत्पल नाथ ने हमको ज्वाइन किया। तो इतने मेंबर्स ने हमको ज्वाइन किया, नीलुत्पल नाथ, प्रकाश ओझा, धीमान मोंडल, प्रकाश ओझा का सेकंड मंथ एज ए मेंबर, अंगिता चौधरी, न्यू शाइन क्लासेस एंड कंचन राणा। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एज अ मेंबर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग। आपके ज्वाइन करने से कंसिस्टेंट सपोर्ट मिलता है, सो दैट इज व्हाई आई एम स्पेशली वेरी थैंकफुल टू माय मेंबर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने डिस्कशन की, विजुअलाइजिंग द हिमालयस विद अदर कोऑर्डिनेट्स। देखिए, इसके बारे में जो बेसिक चीजें थी मैंने वैसे आपके साथ डिस्कस कर ली, कुछ अलग से मैं आपके साथ इसमें डिस्कस नहीं करना चाहता। रीजन बीइंग कि कोई मतलब नहीं है इस पर्टिकुलर आर्टिकल को अलग से बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने का। हाँ, ये हिंदू मुस्लिम डायलॉग वाला आर्टिकल जरूर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा देना दोस्तों, अब तक नहीं दबाया तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप डेफिनेटली से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपके साथ इस लेक्चर की पीडीएफ शेयर हो जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे मोहन भागवत जी की स्पीच को डेसिफर किया गया है। रिसेंटली मोहन भागवत जी ने एक स्पीच देते हुए बोला कि भाई वो हिंदू जो कि काउ स्लॉटर के नाम पे मुस्लिम्स को मार रहे हैं, वो एक्चुअली में हिंदुत्व की फिलॉसफी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जो इंडिया में रहने वाले हिंदूज और मुस्लिम्स हैं, उनका सेम डीएनए है, उनके सेम एंसेस्टर्स हैं, वो सब आपस में भाई बहन हैं, भाई भाई हैं, वो एक दूसरे को मारे ये सही नहीं है। और मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति यहाँ पे मोहन भागवत साहब ने एक अपील रखी कि आप देश के प्रोग्रेस में अपना रोल प्ले करें। अब वैसे प्राइमा फेसी आप देखो तो ये चीज बहुत सही लगेगी, और देखिए मैं बोलूंगा कि सही भी है। आरएसएस के लीडर की तरफ से अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं
तो बड़ी बात है, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी मुस्लिम फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन के हेड की तरफ से इस प्रकार के स्टेटमेंट आए। अब मिस्टर भागवत साहब ने भी कितने अच्छे, आप कह सकते हो, इंटेंशंस के साथ ये स्टेटमेंट दिए, इसको बहुत हद तक यहाँ पे डिबेट किया जा रहा है। ओके, तो जो मुस्लिम लीडर्स हैं, धर्मगुरु हैं, वो यहाँ पलट के बोलने लगे कि अरे ये तो मेयर प्रोपोगेंडा है, रेटोरिक है। फिर कुछ लोग इनका इनडायरेक्टली मजाक उड़ा रहे हैं कि हाँ भाई आरएसएस के अंदर तो यही पेरेस्ट्रॉयका लेके आएंगे, मतलब हंसी उड़ाने वाली बात हो रही है यहाँ पे। पेरेस्ट्रॉयका क्या होता है? तो रिफॉर्म। सोवियत के एक बहुत बड़े लीडर थे आपके मिखाइल गोर्बाचेव साहब। तो जो सोवियत लीडर हैं आपके मिखाइल गोर्बाचेव, इन्होंने दो सिद्धांत दिए थे, एक ग्लासनोस्ट का, एक पेरेस्ट्रॉयका का। ग्लासनोस्ट पॉलिसी रिफॉर्म से रिलेटेड था और पेरेस्ट्रॉयका ओवरऑल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन को रिफॉर्म करने की बात की जा रही थी। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो पेरेस्ट्रॉयका मोहन भागवत जी के टर्म्स में बोला जा रहा है, वो आरएसएस को रिफॉर्म करने के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। एक तरीके से मजाक से उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी? ये जो आपके मोहन भागवत साहब हैं उनकी। अब देखिए यहाँ पे आरएसएस चीफ साहब ने जो भी बोला है, चलिए देखिए, इन्होंने मुस्लिम से अपील की है कि ओपन माइंड से चीजों को देखिए, हिंदू से भी अपील की है ओपन माइंड से चीजों को देखिए, अविश्वास में, मिसट्रस्ट जो है हिंदूज और मुस्लिम्स में, इसके बीच में मत पड़िए। कम्युनल यूनिटी यहाँ पे हो सकती है, और कम्युनल यूनिटी एक शर्त पे हो सकती है कि देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो कम से कम इंडिया को अपना मदरलैंड माने, इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशंस की इज्जत करें और हमारे कॉमन एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट करें। तो कॉमन एंसेस्टर्स पे यहाँ पे मोहन भागवत साहब फोकस कर रहे हैं और फैजुर रहमान साहब यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर वाले टॉपिक पे ही पकड़ रहे हैं मिस्टर मोहन भागवत को। अब यहाँ पे फैजुर रहमान साहब मिस्टर मोहन भागवत के स्टेटमेंट को वीडी सावरकर के साथ जोड़ रहे हैं। सावरकर एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे, एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की तरह देखा जाता है वीडी सावरकर को। कॉमन नेशन की बात करते थे वीडी सावरकर, कॉमन रेस जाति की बात करते थे, कॉमन कल्चर संस्कृति की बात करते थे। अब वीडी सावरकर जी के साथ यहाँ पे मोहन भागवत के स्टेटमेंट्स का जो कंपैरिजन है वो फैजुर रहमान का गलत है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेस की बात इतनी स्पेसिफिक टर्म्स में नहीं की है। कॉमन कहते हैं ना कि अब जैसे कि कॉमन रेस के टर्म्स में क्या आ जाता है कि पूरी की पूरी आर्यन रेस है, तो सिर्फ हिंदू ही वहां पे आ गए, मुस्लिम्स को साइड कर दिया गया। यहाँ पे भागवत साहब का क्या बोलना है कि भाई देखिए हमारे एंसेस्टर्स कॉमन है, आप इस बात को आइडेंटिफाई करो। अभी एंसेस्टर्स कॉमन वाला अगर आइडेंटिफिकेशन आप रखते हो तो फिर क्या होगा मिस्टर फैजुर रहमान के हिसाब से, कि फिर मुस्लिम्स अपनी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं रख पाएंगे। फिर मुस्लिम्स इस बात को मानेंगे कि हाँ भाई उनके एंसेस्टर्स कॉमन है। देखिए एंसेस्टर्स तो यहाँ पे कॉमन है, ये बात बिल्कुल सही है। धर्म अलग हो गया और धर्म के चलते थोड़ा थोड़ा कल्चर भी अलग हो गया है, ठीक है। अब आप इस चीज को अलग अलग तरीके से डेसिफर कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग जो मीडिया सेक्शंस हैं, जो मुस्लिम सेक्शंस है, वो अलग अलग तरीके से इस बात को डेसिफर कर रहे हैं। मोहन भागवत साहब ने यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बातें भी बोली हैं। मोहन भागवत साहब का ये भी बोलना है कि अगर हिंदू धर्म के लोग अपनी इस बुरी हालत का रिस्पॉन्सिबल ब्रिटिशर्स को माने या मुस्लिम्स को माने तो ये गलत होगा, वो अपने आप को कमजोर दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ गलत किया है। गलत तो हुआ है भाई, कास्ट सिस्टम के नाम पे सेग्रीगेशन, इतनी सारी इनइक्वालिटीज थी हिंदू सोसाइटी में, उसके चलते हिंदू धर्म अंदर से कमजोर पड़ा। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें यहाँ पे मोहन भागवत साहब और उसके अगेंस्ट में फैजुर रहमान साहब यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर क्या क्या बोला जा रहा है? अच्छा, फैजुर रहमान साहब को यहाँ पे कुछ बातें बोलनी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मोहन भागवत साहब ने क्या बोला कि इंडिया में जो मुस्लिम, आप कह सकते हैं मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उन्होंने बहुत मेजर स्केल पे कन्वर्जन्स कराए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप महमूद ऑफ गजनी की बात करो, मोहम्मद गोरी की बात करो, मोहम्मद बिन कासिम की बात करो, बाद में मुगल शासक आए, मुगल शासकों ने मारा नहीं, दिल्ली सल्तनत के रूलर्स आए। डेफिनेटली ये जो रूलर्स थे इन्होंने आयरन हैंड की तरह इंडिया में रूल किया, कुछ लोग आए लूट के चले गए। तो फैजुर रहमान साहब बोल रहे हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि 711 एडी या 700 एडी के शुरुआत में ही मुस्लिम धर्म की एंट्री हुई है इंडिया में। इंडिया में मुस्लिम धर्म की एंट्री बहुत पहले ही हो गई थी, 630 एडी में हो गई थी, जब अरब मर्चेंट्स केरला वगैरह के साइड पे कोंकण, गुजरात और मालाबार वाले इलाके में इंडिया में घुसे थे। ये बात फैजुर रहमान साहब की बिल्कुल सही है। ये बात फैजुर रहमान साहब का ये बोलना कि हाँ भाई जो मुस्लिम्स थे वो एज अ मर्चेंट एंट्री मारी थी उन्होंने केरला की तरफ से, गुजरात की तरफ से, और मुस्लिम कम्युनिटीज को, इन अरब मर्चेंट कम्युनिटीज को बहुत ज्यादा वेलकम किया गया था इंडिया के अंदर, क्योंकि उनके आने से ना ट्रेड आया था, प्रॉस्पेरिटी आई थी, पैसा आया था इंडिया के लोगों के पास। इंडिया के जो प्रोड्यूस थे उसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा रहा था, हमारे राजे रजवाड़े काफी पैसा कमा रहे थे। तो डेफिनेटली जो अरब मर्चेंट्स आए वो बहुत हद तक वेलकम थे। लेकिन ये जो आक्रमणकारी आए ना, महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद आपके दिल्ली सल्तनत के रूलर्स, ये उतने वेलकम नहीं थे इंडिया में। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि अरब मर्चेंट्स ने उतना कन्वर्जन नहीं किया है इंडिया के अंदर जितना इन आक्रमणकारियों ने किया है। तो कुल मिला के यहाँ पे कुछ हद तक मोहन भागवत साहब भी गलत हैं, कुछ हद तक
फैजुर रहमान साहब भी यहाँ पे गलत हैं। ओवरऑल अगर आप रिलीजियस हिस्ट्री में चला जाओ ना, तो पूरा का पूरा ही टॉपिक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। कब कौन आया, कब किसने क्या क्या किया, हिस्ट्री अपने हिसाब से चलती है। हिस्ट्री में कुछ ऐसे पर्टिकुलर इवेंट्स होते हैं जहां पे एक इंसान की जिंदगी बिल्कुल ही बदल जाती है, इनफैक्ट पूरी हिस्ट्री ही बिल्कुल बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा आपको एग्जाम्पल देता हूं औरंगजेब और दारा शिकोह का। मुगल शासक औरंगजेब बना, औरंगजेब की बजाय अगर दारा शिकोह बनता तो शायद मुगल हिस्ट्री ही पूरी बदल जाती उसके बाद की, लेकिन औरंगजेब बना, उसके बाद की हिस्ट्री अलग हो गई। ठीक है, इतना लंबा वॉर आपका मराठास के साथ, शिवाजी का उदय, शायद ये सब ना होता अगर दारा शिकोह राजा बनता तो। बहरहाल वो एक अलग चीज है। तो मोहन भागवत साहब का स्टेटमेंट और उसके खिलाफ यहाँ पे अपोजिशन। अब ये रिलीजियस लीडर्स के स्टेटमेंट है, सब लोग अपने अपने हिसाब से डेसिफर करते हैं। ओवरऑल इसमें कोई कंसिस्टेंट आप कह सकते हो माइंडसेट या व्यू पॉइंट नहीं दे सकते हैं। बस यही उम्मीद की जा सकती है कि सब लोग पॉजिटिवली सोचें, सुखी तरीके से साथ में रहें, बस यही चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला आर्टिकल है पैचवर्क प्रोग्रेस, मूव टू हेस्टन, इंश्योर्ड बैंक डिपॉजिट्स रीपेमेंट नीड नॉट हैव टेकन दिस लॉन्ग। ये क्या चीज बोलने की कोशिश कर रहा है भाई, इसको यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सरकार ने बोला है कि हम जल्दी ही 1961 के डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो लॉ है ना, उसमें चेंजेस लेके आएंगे। मॉनसून सेशन में चेंजेस लेके आएंगे और इसके लिए कैबिनेट की नोट मिल गई है। तो अब 90 दिन की डेडलाइन दी जाएगी DICGC को, मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी इस ऑर्गेनाइजेशन को 90 दिन की टाइम डेट दी जाएगी। मतलब इस टाइमलाइन के चलते मान लीजिए कोई बैंक ट्रबल्ड है, जैसे कि लक्ष्मी विलास बैंक अभी ट्रबल्ड हो गया था, PMC बैंक में तो अभी भी मोरेटोरियम लगा है। जब बैंक रन होता है तो क्या होता है कि सब लोग एकदम से अपना पैसा निकालने के लिए भागते हैं, तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम को नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर एक बैंक में बैंक रन हुआ है तो वो बैंक रन दूसरे बैंक में पहुंच सकता है। तो कल की डेट में मान लीजिए PNB में बैंक रन हो जाता है, ठीक है, तो PNB में सब जाके अपना पैसा निकालने लगते हैं, तो इसका इफेक्ट बाकी बैंक को भी हो सकता है। बाकी लोग डर के हो सकता है SBI से जाके, ICICI से जाके अपना पैसा निकालने लगे। उस प्रकार की सिचुएशन हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो जब भी कोई बैंक रन टाइप की सिचुएशन आती है जहां पे किसी एक पर्टिकुलर बैंक के डिपॉजिटर्स एकदम से जाके अपना पैसा वापस निकालने लगते हैं, तो ऐसे केसेस में इन विड्रॉवल्स को जैम कर देता है, रोक देता है, ब्लॉक कर देता है RBI। और इस बात से क्लियर हो जाता है कि वो पर्टिकुलर बैंक जहां पे बैंक रन हुआ है वहां पे चीजें प्रॉब्लमैटिक हैं, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो अगर कोई ट्रबल्ड बैंक यहां पे आ जाता है तो इस मोरेटोरियम को इंपोज करने के 90 दिन के अंदर अंदर ये जो DICGC का इंश्योर्ड अमाउंट है उस पर्टिकुलर कस्टमर को मिल जाना चाहिए। मतलब कि आपको पता है कि DICGC लॉ के अंदर 5 लाख रुपए तक एक डिपॉजिटर का इंश्योर्ड है। तो आपका 2 लाख रुपए पड़ा है, मान लीजिए आपका 8 लाख पूरा पड़ा है, 1 करोड़ पड़ा है, 100 करोड़ रुपए पड़ा है SBI में, और SBI अगर ट्रबल्ड बैंक होता है तो आपको 5 लाख तक वापस मिल जाएगा। आपका 5 लाख तक इंश्योर्ड है। अगर 5 लाख से कम पड़ा है तो उतना तो देखो आपको मिल ही जाएगा। अच्छा, जब ये अमेंडमेंट अभी किया गया तो ये बोला कि अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, मतलब पहले जो बैंक रन्स हुए हैं, पहले जो ट्रबल्ड बैंक्स हुए हैं, उनका पैसा नहीं वापस दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अभी रिसेंटली जो कुछ बैंकों के साथ लफड़ा हुआ है, जैसे कि यस बैंक हो गया, लक्ष्मी विलास बैंक हो गया, PMC बैंक हो गया, खासकर PMC बैंक के कंटेक्स्ट में यह एकदम क्लैरिफाई कर दिया गया है कि PMC बैंक में जिसका जिसका भी पैसा फंसा हुआ है उसको DICGC पैसा वापस करेगा। अभी भी PMC बैंक के ऊपर कर्ब्स लगे हुए हैं, जिन्होंने भी अपना पैसा PMC बैंक में डाला है वो अपना पैसा वापस नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उनका पैसा DICGC के इंश्योरेंस के तहत यहां पे वापस किया जाएगा। पहले DICGC 1993 के लॉ के हिसाब से 1 लाख रुपया वापस करता था, अब यहां पे 5 लाख रुपए तक वापस किया जाएगा। पहले क्या होता था कि ये जो लॉ था ना, जिसके चलते 1 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड था, अगर मान लो कोई बैंक ट्रबल्ड हो जाता है तो जितना भी पैसा इंश्योर्ड है उसको वापस मिलने में 8 से 10 साल बीत जाते थे। लेकिन अब इस नए अमेंडमेंट के थ्रू इस बात की कोशिश की जा रही है कि जितना भी पैसा इंश्योर्ड है वो 90 दिन के अंदर अंदर एक डिपॉजिटर को मिल जाए यहां पे। और ये बहुत जरूरी है एक्चुअली में। यहां पे अगर आप RBI का डाटा उठा के देखोगे तो लगभग 51% ऑफ द डिपॉजिट्स इन द बैंकिंग सिस्टम, जो कि लगभग 76.21 लाख करोड़ है, ये 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस नेट के अंदर आ जाते हैं। लगभग 98.3% ऑफ द अकाउंट्स यहां पे कवर हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया में जितने भी टोटल अकाउंट्स हैं उसके 98.3% अकाउंट्स में 5 लाख रुपए या उससे कम है। अब 5 लाख से ज्यादा किसके अकाउंट में होंगे? या तो कोई बिजनेसमैन होगा जो अपना धंधा पानी कर रहा होगा, उसके अकाउंट में होंगे, या फिर वो पेंशनर्स जिन्होंने पूरी जिंदगी काम किया और उनको एक लमसम अमाउंट अपने रिटायरमेंट के समय पे मिला,
उनके अकाउंट में 5 लाख से रुपए ज्यादा होगा। तो जिन्होंने पूरी जिंदगी काम किया उनका सम यहाँ पे इंश्योर्ड होना चाहिए, इसलिए कुछ चेंजेस करने की बात की जा रही है इस लॉ में। मतलब कि ये जो नया आप लॉ आया है, इस लॉ के अंदर एक ये डिमांड की गई कि भाई अगर हम ये जो पुराने मतलब पूरी जिंदगी काम किया, किसी ने अपना पैसा कमाया, उसके पीएफ ईएफ से 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा उसके अकाउंट में आया, तो उसका पैसा भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए था, बट वो प्रोटेक्टेड नहीं है। लेकिन बहरहाल ये 5 लाख रुपए जो 90 दिन के अंदर देने की बात की जा रही है, ये अपने आप में एक बहुत प्रोग्रेसिव लॉ है। ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा लॉ लाया जा रहा है यहाँ पे कि 90 दिन के अंदर डीआईसी जीसी जो भी इंश्योर्ड अमाउंट है मोरेटोरियम लगने के बाद, मोरेटोरियम मतलब कि एक बैंक ट्रबल्ड हो गया और उस पर विड्रॉवल बंद कर दिए गए, विड्रॉवल डिपॉजिट सब बंद हो गए। तो अगर विड्रॉवल बंद हो गए हैं तो ऐसा, अब देखो विड्रॉवल ही बंद है तो कोई अपना पैसा डिपॉजिट भी करने वाला है नहीं, ऑटोमेटिकली डिपॉजिट बंद हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर कोई बैंक ट्रबल्ड है तो 90 दिन के अंदर विड्रॉवल बंद होने के डीआईसी जीसी का जो भी इंश्योर्ड अमाउंट है वो डिपॉजिटर्स को वापस कर देना चाहिए। अब ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है, जिसने 5 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट किया है वो थोड़ा टेंशन में आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये बात तो आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपका बैंक में डिपॉजिट 5 लाख से ज्यादा है तो ये डिपॉजिट खतरे पे हो सकता है अगर बैंक रन होता है। कल की डेट में बैंक अगर बंद होती है तो आपका केवल 5 लाख रुपए तक का अमाउंट यहाँ पे इंश्योर्ड है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी अपने पैसे को बचाने के रिस्पेक्ट से हमेशा इस बात को याद रखिएगा, बैंक रन होता है तो आपका केवल 5 लाख रुपए तक का अमाउंट इंश्योर्ड है। इसलिए बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स आपसे बोलते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो एक बैंक में मत डालिए, अलग अलग बैंकों में डालिए, क्योंकि 5 लाख तक का अमाउंट अगर इंश्योर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है 5 लाख अगर आपके 20-25 लाख है तो आप अलग अलग 5 बैंकों में डाल सकते हो। अब इस पर्टिकुलर नियम कानून में एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि भाई यहाँ पे जो लोग अपना पैसा बैंकों में डाल रहे हैं उनको थोड़ा सेफ फील होगा, क्योंकि अब तक क्या था कि डीआईसी जीसी के अंदर पैसा तो इंश्योर्ड है बट ट्रबल्ड बैंक में अगर पैसा फंस गया तो 8 से 10 साल लग जाता था पैसा वापस मिलने में, और उस 8 से 10 साल में उस पैसे की वैल्यू भी बहुत डिग्रेड हो जाती थी। अब अगर 90 दिन के अंदर पैसा वापस मिल जाता है तो लोगों के अंदर भी बैंकिंग सिस्टम को लेके एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई हमारा पैसा फंसा नहीं है, हमारा पैसा हमको वापस मिल जाएगा। समझ गए ना बात को? तो अगर 90 दिन के अंदर देखिए 91st डे तक एक ट्रबल्ड बैंक में मोरेटोरियम लगने के 91st डे पे पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उसका जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो वापस मिल जाना चाहिए, एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड स्टेप। इसके बेसिस पे आज की डेट में ये जो एक अनईजी सा इकोनॉमिक माहौल फैला हुआ है कोरोना के पैंडेमिक के चलते, दिस इज डेफिनेटली अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा यहाँ पे कुछ और चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये जो कंपनी है ये क्या कर रही है, ये इंश्योरेंस सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है। तो अगर किसी बैंक के पास पैसा डिपॉजिटेड है तो हर 100 रुपए पे कुछ पैसे उस बैंक को इस पर्टिकुलर डीआईसी जीसी को देने पड़ेंगे। ठीक है भाई, और डीआईसी जीसी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो ये जो इंश्योरेंस के पैसे बैंक वाले डीआईसी जीसी को देते हैं, पहली बात तो ये कस्टमर से नहीं वसूले जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि डीआईसी जीसी को पर 100 रुपए पे थोड़ा पैसा ज्यादा दिया जाए, पहले 10 पैसा दिया जाता था, फिर इसको 12 पैसा किया गया, अभी के लिए 15 पैसे की लिमिट है। मतलब 15 पैसे तक फाइनली आप कह सकते हो कि डीआईसी जीसी वाला पर 100 रुपए पे ले सकता है बैंकों से इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो डेफिनेटली अगर पर 100 रुपीज के डिपॉजिट पे इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक देती हैं डीआईसी जीसी को बढ़ा के, तो डीआईसी जीसी की जो फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है वो भी आगे आने वाले समय में अच्छी होगी। तो कल की डेट में अगर कोई बैंक रन होता है तो उस केस में डीआईसी जीसी पैसा लौटा पाएगा प्रॉपर तरीके से। हाँ, एक और बात यहाँ पे एंड में बोली जा रही है इस आर्टिकल में कि भाई देखिए इन्फ्लेशन के साथ साथ और पर कैपिटा इनकम ट्रेंड के बढ़ने के साथ साथ ये जो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस अमाउंट है ना, इसको भी यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत है। ये 5 लाख तक का अमाउंट थोड़ा कम है, इसको थोड़ा लोगों की कमाई के लेवल के हिसाब से और इंश्योरेंस के हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए। प्लस वो लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और उसके चलते उनको पेंशन सेविंग्स के चलते कुछ पैसा मिला, तो अब देखो उनकी तो पूरी जिंदगी वहां पे लगी हुई है। आपने बैंकों में काम किया है, आपने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन में पूरी जिंदगी काम किया, रिटायरमेंट के समय पे आपको 60-70 लाख रुपए मिले। और वैसे 60-70 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन आप इमेजिन करो आप 25 साल से लेकर 60 साल तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहे हो और इतनी लंबी नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट के समय पे एक लमसम अमाउंट आपको मिला, तो 60 लाख बहुत ज्यादा नहीं होता है अगर आप पूरी जिंदगी, क्योंकि पूरी जिंदगी उस बंदे ने वहां पे काम किया, तो उस हिसाब से 60 लाख बड़ा अमाउंट नहीं है। अब मान लो किसी को 60 लाख मिला, उसने किसी बैंक में डिपॉजिट किया, कल की डेट में बैंक रन हो गया, उसका पूरा पैसा डूब गया, तो आधे आदमी तो यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब डिप्रेशन की स्पीड में चले जाएंगे, मतलब सुसाइड करने लगेंगे। तो ऐसे केसेस में इस प्रकार के जो जेन्युइन और इंडिविजुअल लोग हैं
जिन्होंने पूरी जिंदगी काम किया है, मेहनत से पैसा जमा किया है, इनका पूरा पैसा इंश्योर्ड होना चाहिए। ये भी एक व्यू पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। चलो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, बिजनेस करते लोग हैं, वो फिर भी एक बार कुछ चीजें मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल आप कह सकते हो इन्वेस्टर है, जिसने इन्वेस्टर या फिर डिपॉजिटर है, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ एंड लॉ मेकर्स। SC is right in saying legislative privilege cannot be a cover for crimes in the house। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये रूलिंग दी है कि जो लेजिस्लेटिव प्रिविलेज है वो लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता क्रिमिनल एक्ट्स को। आपको पता ही है कि 2015-13 मार्च को केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली के अगेंस्ट, मतलब केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उस समय की जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार थी कांग्रेस की लीडरशिप के अंदर, उनके फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बजट पेश कर रहे थे, तो अपोजिशन के मेंबर्स ने बवाल मचा दिया, पर प्रॉपर्टी को उछाल के तोड़ा, कंप्यूटर्स तोड़े, कुर्सियां तोड़ी, लगभग 2.20 लाख रुपए का नुकसान किया। अब ये जो 2.20 लाख रुपए का सामान रखा था केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, ये टैक्स पेयर के मनी से खरीदा हुआ है, ये उन इंडिविजुअल लोगों का सामान नहीं था। और वो प्रोटेस्ट करने के बात पे अगर देखिए प्रोटेस्ट करना है कि आप किसी चीज के प्रति अपना अपोजिशन दे रहे हो, लेकिन इस प्रोटेस्ट करने में आप टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी हुई चीजों को तोड़ने लगोगे तो वो जस्टिफाइड नहीं है। ये बात यहां पे केरला की हाई कोर्ट ने भी बोली है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली है। उस समय पे चूंकि यूडीएफ की सरकार थी तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने यहां पे केसेस रजिस्टर किए एलडीएफ के 6 मेंबर्स के अगेंस्ट। अब क्या हुआ है कि एलडीएफ की सरकार आ गई है, तो एलडीएफ की सरकार ने क्या बोला कि नहीं भाई ये केसेस ठीक नहीं है, ये पूरा का पूरा जो इवेंट हुआ है वो केरला की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हुआ है, तो कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर करने से पहले स्पीकर की परमिशन लगेगी। यहां पे जो इल्जाम लगाया गया था आपका इन 6 मेंबर्स के अगेंस्ट, वो कौन से एक्ट के अंदर लगाया गया था, तो आईपीसी के अंदर, ट्रेसपासिंग अंडर आईपीसी एंड डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी अंडर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। तो इस प्रकार के इवेंट्स के बारे में लिखते वक्त अगर आप कंसर्न एक्ट को कोट कर सकोगे, डेफिनेटली कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, अब हुआ ये कि उस समय पे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने केसेस को रजिस्टर किया इन 6 मेंबर्स के अगेंस्ट। अब क्या है, एलडीएफ की सरकार आ गई, तो अपनी एलडीएफ की सरकार, अब ये जो एलडीएफ की सरकार है वो अपने 6 मेंबर्स को बचाना चाहेगी। तो अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो एलडीएफ की सरकार के हिसाब से काम कर रहा है। इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बोला कि भाई ये जो 6 लोगों के अंदर क्रिमिनल केसेस लगे थे, हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। अब जैसे विड्रॉ किया जाने लगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तिरुवनंतपुरम ने इंटरवीन किया। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बोला कि 2015 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो केस रजिस्टर किया है उस केस के ऊपर अभी इंक्वायरी चल रही है, आप बीच में केस को विड्रॉ नहीं कर सकते। तो आप समझिए, यूडीएफ की सरकार थी तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने 6 लोगों के खिलाफ केस लगा दिया। अब एलडीएफ की सरकार हो गई है तो वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर एलडीएफ के अंदर आ गया तो वो केस विड्रॉ कर रहा है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बोला केस विड्रॉ नहीं हो पाएगा, बात पहुंची केरला हाई कोर्ट तक, केरला हाई कोर्ट ने बोला केस विड्रॉ नहीं हो पाएगा, बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट ने बोला केस विड्रॉ नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का सिंपल और काफी राइटफुल आर्ग्यूमेंट है कि भैया आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट है, बट उस राइट टू प्रोटेस्ट में आप वैंडलिज्म नहीं करोगे, आप चीजों को तोड़ोगे फोड़ोगे नहीं। और यहां पे इल्जाम जो अभी के एजुकेशन मिनिस्टर हैं आपके वी शिवनकुट्टी, केरला के जो सीएम है पिनराई विजयन जी, इनका जो कैबिनेट है उसमें जो एजुकेशन मिनिस्टर है वी शिवनकुट्टी, इनके खिलाफ भी यहाँ पे इल्जाम लगा हुआ है। अब चूंकि इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है तो वी शिवनकुट्टी को बोला जा रहा है कि तुम मतलब ये रिजाइन करो। अब क्या अभी के लिए वी शिवनकुट्टी कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। इनके खिलाफ केस दायर है, उस केस के ऊपर सुनवाई हो रही है। जब तक इनको कन्विक्ट नहीं किया जाता, जब तक इनको सजा नहीं सुनाई जाती, तब तक ये अपनी कुर्सी पर बैठ सकते हैं, एज अ मिनिस्टर काम कर सकते हैं। अब यहां पे 2 लॉजिक निकल के आ रहे हैं। पिनराई विजयन साहब ये बोल रहे हैं कि भाई उस समय पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने केस रजिस्टर किया था, इस समय पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस विड्रॉ कर रहा है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस विड्रॉ कर रहा है, इसमें जुडिशरी को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। अब प्राइमा फेसी आप देखोगे तो पिनराई विजयन साहब का जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो उसमें जुडिशरी का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन इंटरवेंशन एक बेसिस पे हो सकता है, वो बेसिस ये है कि भाई देखिए ऑलरेडी अगर कुछ रॉन्ग डूइंग का इल्जाम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर लगाया गया है तो जब तक आपने उसको रिजॉल्व नहीं किया, सिर्फ पॉलिटिकल बेसिस पे आप उस केसेस को विड्रॉ कर लो, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो भले ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास ये ताकत है कि वो केसेस को विड्रॉ कर सकता है, लेकिन यहां पे राइटफुली जुडिशरी ने इंटरवीन करके इस विड्रॉवल को रोक दिया है, और रोकना जरूरी भी है। क्योंकि
आज की डेट में हम अगर ये एग्जाम्पल सेटअप कर देते हैं कि पहले जिन लेजिस्लेटर्स ने तरखाट मचाया, आज की डेट में आप उनके ऊपर से केसेस हटा दो तो कल की डेट में ये फिर से तरखाट मचाएंगे, ये बात तय है। तो ओवरऑल चीजों के रेजोल्यूशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये पॉइंट यहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तिरुवनंतपुरम का भी है, आपका केरला की हाई कोर्ट का भी है और हमारी अब सुप्रीम कोर्ट का भी है। शिवनकुट्टी साहब की बात की जाए तो इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप रिजाइन करिए, आप रिजाइन करिए, अभी के लिए एजुकेशन मिनिस्टर हैं। पिनराई विजयन साहब ने भी बोल दिया रिजाइन नहीं करेंगे, शिवनकुट्टी ने खुद भी बोल दिया रिजाइन नहीं करेंगे। और देखिए टेक्निकली जब तक उनको कन्विक्ट नहीं किया जाता, कन्विक्ट मतलब प्रॉपर जुडिशरी में केस चला और उसके बाद उनको रिस्पॉन्सिबल माना गया ऑर्डर के थ्रू ऑफ अ जज, तो ऑर्डर के थ्रू ऑफ अ जज जब तक शिवनकुट्टी जी के ऊपर इल्जाम नहीं लग जाता तब तक वो मिनिस्टर की कुर्सी पे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि किसी रीनिंग मिनिस्टर के ऊपर जब कोई इल्जाम लगता है तो फिर उसको रिजाइन कर देना चाहिए ऑन एथिकल ग्राउंड्स एंड मॉरल ग्राउंड्स। अब वो एथिकल ग्राउंड्स और मॉरल ग्राउंड्स पे रिजाइन नहीं करता है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट बहुत सारे मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया है ऑन एथिकल एंड मॉरल ग्राउंड्स। बट शिवनकुट्टी साहब रिजाइन नहीं कर रहे हैं, पिनराई विजयन साहब भी उनका रेजिग्नेशन नहीं मान रहे हैं। आगे आने वाले समय में जज क्या केस सुनाते हैं, क्या सजा सुनाते हैं, इसको देखना बाकी। बट मैं बोलूंगा कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप। भाई कोई भी आके यहाँ पे असेंबली के अंदर बवाल मचा रहा है, चीजें तोड़फोड़ कर रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता एक डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट है, बट उस राइट टू प्रोटेस्ट के चलते आप चीजें उछालने तोड़ने नहीं लगोगे। जो कुर्सियां उछाल रहे हो, कंप्यूटर उछाल रहे हो, वो उछलते उछलते किसी के सर पे गिर गया, सर फूट गया, तो वहां पे भी यही बोलोगे क्या कि राइट टू प्रोटेस्ट था तो हमने सर फोड़ दिया। तो हर चीज का एक लिमिट होती है, एक रिस्ट्रिक्शन होती है, और वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लागू होनी चाहिए। दिस द सिंपल लॉजिक, और यही लॉजिक केरला की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों बोल रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज के डेट में इतने आर्टिकल्स थे, आई होप आपको चीजें पसंद आई होंगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, डेफिनेटली शेयर करिएगा दोस्तों, शेयर किए ना मत जाइएगा। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हो, हर्षितद्विवेदी.com पे जाके शाम तक आपको हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस भी मिल जाएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।